वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज हम बात करेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटरेक्शन होती है कि नहीं होती, अगर होती है तो क्यों होती है और वो बनती कैसे है। ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ये लेक्चर हमारा आगाज है, आगाज। इसके बाद हम आगे चलेंगे डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर, वो बॉन्ड जो बनता है क्यों बनता है और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी है, शेप कैसी है। तो हम सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरेक्शंस कौन सी हैं, कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपके सामने एक बर्तन लिया है, ये मेरे पास एक बर्तन है, इसके अंदर है HCl। HCl अब इस HCl को ना मैंने अलग अलग करके निकाल के ना अलग अलग मॉलिक्यूल को निकाल के लिख दिया है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब सिंपल सा है, लाइक ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयर किया हुआ है, एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सेंटर में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये सेंटर में लाइन लगाते हैं इन दोनों के, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर चूंकि क्लोरीन के ज्यादा पास है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की पावर ज्यादा है, तो इसकी En की वैल्यू ज्यादा है। En की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो चूंकि इसने नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचा है ज्यादा, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन एटम इट गॉट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसने पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, इसने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये सारे चार्ज आ गए इस बर्तन के अंदर ना। HCl के मॉलिक्यूल सारे पड़े हैं और सारे HCl के मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होता यूं है कि ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो आपस में अट्रैक्शन शो करेगा, तो जब इनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है तो इसके सेंटर में हम यू लाइन लगा देते हैं, तो ये इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अच्छा, अगली बात, इस केस में ना, इस केस में एक मेरे पास एटम ये वाला है, ये है ए, दिस इज एन एटम, ये एक एटम है मेरे पास। अब ये क्लोरीन है ना, ये वाला ये क्लोरीन है, ये भी मेरे पास एक एटम है, एक एटम ये भी है। तो और ये दो एटम जब आपस में मिलेंगे ना, तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। तो ये मेरे पास पूरे का पूरा ना, ये मेरे पास जो पूरे का पूरा है, दिस इज ए मॉलिक्यूल, दिस इज ए मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बेसिकली एटम्स की कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, तो दोनों एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना दिया। अब मैं जो मेन बात करने चाह रहा हूं ना, वो ये बात है कि एटम्स के दरमियान में या एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये सेंटर में मैंने ये ब्लू कलर की लाइन लगाई है, दिस इज ए बॉन्ड, दिस इज ए बॉन्ड। और बॉन्ड कौन सा, कोवलेंट, दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को मैं यूं कह लेता हूं, दिस इज ए इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, दिस वर्ड इज ए मोलिक्यूलर फोर्स का मतलब फोर्स, मोलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मींस विद इन, इंट्रा मींस विद इन, विद इन, विद इन का मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो मॉलिक्यूल बना है दो एटम से, एटम्स को जोड़ने वाली जो फोर्स है वो है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, यानी ये मॉलिक्यूल के अंदर है। अब दूसरी फोर्स एक और भी है, वो वाली फोर्स ये वाली है, ये आप कह सकते हैं, या आप ये वाली कह सकते हैं, या आप ये वाली फोर्स कह सकते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर की लगाई है, ये वाली फोर्स वो वाली फोर्स है जो के बिल्कुल करके रहा है, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, एक ये वाला मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ रही है, ये ऐसी फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये ऐसी फोर्स है जो मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूल के दरमियान में है, मॉलिक्यूल के दरमियान में। अब मैं ये लफ्ज लिखा है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फोर्स, और ये लफ्ज लिखा है इंटर। इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटर मींस इन बिटवीन, इन बिटवीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल के दरमियान में है। तो इसका दो बातें होगी, तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
कुछ फोर्सेज होती हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब हम अगर थोड़ी सी बात इसी मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो मैंने ना इसकी ये वाली फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ के देखा, तो मुझे पता चला इसके 3.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। और दूसरी बात, फिर मैंने इसके ये वाले बॉन्ड को तोड़ा, तो मुझे ना 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। अब ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ये है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने की एनर्जी बहुत कम चाहिए और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने की एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। इट मींस के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, दीज आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। और दूसरी बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दीज आर वीकर फोर्सेस, वीकर फोर्सेस। और एक बात और, ये जो मेरे पास है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेगा, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस तरह की बातें। तो ये अफेक्ट करेगा किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज। और ये अफेक्ट करती है केमिकल प्रॉपर्टीज को, इनका ताल्लुक केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ है। ओके, अब हमें समझ आ गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में बुनियादी फर्क क्या है। अब ये तो एक बॉन्ड का नाम है और जो वो एक फोर्स का नाम है। चलें, ये सारी बातों को ना मैंने यहां पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में, वन बाय वन पढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर इन ए सब्सटेंस। ये वो फोर्सेस होती है जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है ताकि वो सब्सटेंस के अंदर एग्जिस्ट करे, तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बारे में, द फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर, ये वो फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में जोड़ती हैं इन ए मॉलिक्यूल के अंदर। दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जस्ट अट्रैक्शन का नाम है, ये जस्ट अट्रैक्शन। और ये बॉन्ड का नाम है, बॉन्ड का नाम, ये जस्ट अट्रैक्शन का नाम है, इसको केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। These are the weaker forces, these are the stronger forces. Intermolecular forces, these are weaker. Intra, these are stronger forces. Or these affect the physical properties and these affect the chemical properties. अब कुछ एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर की, कुछ एग्जांपल इंट्रा की। आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी एग्जांपल्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब इंट्रा की, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड है। दीज आर ऑल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर मींस बिटवीन द मॉलिक्यूल। चले, ये कुछ बातें हैं, ये केमिकल फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। अब ये होती क्यों हैं? अब ये एटम्स को, एटम बॉन्ड बना रहे, क्यों बना रहे? इतनी तरह का बॉन्ड बनाता है एटम, बना क्यों रहा है? चले, काजेस ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स ने आपस में केमिकली कंबाइन हुए, क्यों हुए, उसके बारे में बात। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी कायनात की हर चीज वांट टू बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहती है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। अब स्टेबल होने का मतलब क्या है, मैं ये सारी बातें समझाता हूं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ना कुछ बातें हैं, मैं आपसे पहले वो शेयर करना चाहता हूं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका नाम है नोबल गैसेस। दीज आर नोबल गैसेस। इनका एक और नाम भी है, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। इनका एक और नाम भी है, दिस इज कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ये तीनों नाम इसी ग्रुप के हैं और ये तीनों नाम है ए इसी ग्रुप के, इसी ग्रुप का तीनों नाम है, ये इसी ग्रुप का तीनों नाम, इन नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इसी ग्रुप के नाम। मैं आपसे दो बातें और शेयर करूंगा, फिर अगली बात करते हैं। एक लफ्ज है डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल। एक लफ्ज है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। अब हमने ना नोबल गैसेस के बारे में देखा, तो ये हीलियम है ना, हीलियम, इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट 2। अब ये हीलियम, ये नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के वैलेंस शेल के अंदर हमें नजर आए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 2 हैं, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
डुप्लेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये सारे के सारे नोबल गैसेस, इनका जो दूसरा नाम है ना, वो नाम मैंने यहां लिखा हुआ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि रिएक्शन नहीं करती। पीरियोडिक टेबल में बाकी सारे एलिमेंट्स रिएक्शन कर जाते हैं। अब रिएक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज उनको कुछ ना कुछ चाहिए, या वो इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा यानी वो एटम सारे स्टेबल होना चाहते हैं। इन सारे एटम की स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो हमने फिक्स किया हुआ है नोबल गैसेस को। हम कहते हैं कि अगर ये सारे एटम स्टेबल होना चाहते हैं तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस ऐसा बना ले। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रही है? वो बता रही है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन इनकी स्टेबिलिटी का साइन है। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल स्टेबल होना चाहता है तो सारे एलिमेंट्स को चाहिए कि वो अपने अपने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन जैसा बना ले। अगर तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डुप्लेट रूल होगा, अगर 8 होंगे तो ऑक्टेट रूल होगा। इट मींस कि सबको चाहिए या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। अब अगली बात, एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स वांट टू बी स्टेबल, हर चीज स्टेबल होना चाहते हैं। इनकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस जैसा बना ले। अच्छा अगली बात, ये है मेरे पास पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 है। इनके ग्रुप नंबर 3 है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 4, इन सब के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 5, इन सब के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 6 के वैलेंस शेल में 6 है, इनके वैलेंस शेल में 7 है। इनके वैलेंस शेल में इसके पास 2 है और बाकी सबके पास 8 है। अगर ये किसी को बोलेगा, ये सारे ग्रुप वाले मेंबर्स अगर किसी को बोलेंगे ना कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दो तो मेरे पास 1 है ताकि 8 पूरे हो जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, तो कोई भी नहीं देगा। उल्टा इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको 6 कोई भी नहीं देगा, इनको 2 लूज करने पड़ेंगे। ये जो 3 वाले हैं ना, इनको 5 इलेक्ट्रॉन किसी ने भी नहीं देने, इनको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और ग्रुप नंबर 4 के जो मेंबर्स हैं, ये ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो शेयर करेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे 4 और 4 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले ही है। इनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको स्टेबिलिटी के लिए 2 चाहिए। इनके पास 7 है, इनको स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ 1 चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और ये वाले मोस्टली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी आ जाए और नोबल गैसेस बन जाए। अच्छा अगली बात, इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी अगर चाहते हैं तो ये क्या करें? ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी आ सकती है इलेक्ट्रॉन के लॉस से, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के गेन से आ सकती है, और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगली बात, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा आयनिक। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, मेटेलिक है। मेटेलिक बॉन्ड सिंपल मेटल्स में बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है किसी भी अदर एटम को, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। बट हम इन दोनों की मोस्टली बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को लॉस करें या गेन करें या शेयर करें और अपने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस ऐसा बना लें तो कोई भी एटम स्टेबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे। आइए उस पर चलते हैं डायग्राम के ऊपर। मेरे सामने ना मेरे पास ना ये 2 एटम है, और ये आप समझ लें कि हाइड्रोजन का एक एटम ये वाला है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम ये वाला है। ये दोनों अभी दूर दूर पड़े हुए हैं कि इनके दरमियान में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन, अभी इनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं है। अब मैंने इनको आपस में करीब करीब लेके आया, जब इनको करीब करीब लेके आऊंगा ना तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में इनके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। क्या मतलब सारी बातों को वो भी समझिएगा। ये एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, यहां पे आएगी अट्रैक्शन। और जिस सिस्टम के अंदर अट्रैक्शन होती है वहां पे एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। और यही तो हम चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए करना क्या पड़ेगा? स्टेबिलिटी के लिए करना यह पड़ेगा कि दोनों एटम्स आपस में करीब करीब आए, उनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस उनके अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्शन होगी तो अब आप समझे स्टार्ट में इसकी एनर्जी ये है,
अब जब इनके अंदर में करीब करीब आएंगे ना, तो इसका ये बन जाएगा, आपस में डिस्टेंस कम हो गया, इसके न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अगले केस में साथ ही अट्रैक्शन के बाद इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये मैंने एनर्जी एरो लगाया, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे ना जैसे ये करीब आएगा, अट्रैक्शन होगी, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम क्यों हुई है? बिकॉज एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगली बात, जब ये और आपस में करीब करीब आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज और कम ज्यादा होगी, तो इसकी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब इन दोनों एटम के दरमियान में, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में एक डिस्टेंस क्रिएट आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे दोनों एटम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों एटम ने कंप्रोमाइज किया तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में करेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इन दोनों को और करीब करता हूं, और करीब करूंगा, तो होता यूं है कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करना शुरू कर देगा। ये दोनों रिपेल कर, ये रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो अट्रैक्शन के बाद रिपल्शन भी आ जाती है। और जब इनके दरमियान में रिपल्शन आती है, जब इनके रिपल्शन, तो फिर ये इसकी एनर्जी इंक्रीज करती है। जब अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी कम हो जाती है, जब रिपल्शन होती है तो उस केस में एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब अट्रैक्शन आती है एनर्जी कम हो जाती है, जब रिपल्शन आती है तो एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे इन दोनों ने आपस में कंप्रोमाइज किया और बॉन्ड बना। तो इसको बोलेंगे कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है बॉन्ड लेंथ, या इसको बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसको बोलेंगे कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड डिस्टेंस। कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड डिस्टेंस। तो इस तरीके से ना एटम के दरमियान में स्टेबिलिटी आ सकती है, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसने आपस में बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने लिखा है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। बास एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब वो चंद केसेस में फॉलो नहीं करते। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब कैसे फॉलो नहीं करते, जरा वो भी सुन ले। ये है मेरे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले ही है, इसको 3 चाहिए। ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो NH3 बन गया, तो ये फॉलो करेगा डुप्लेट रूल को। नीचे बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो तब शेयर करेगा ना जब इसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा। तो 5 भी शेयर कर सकता है, चूंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, तो ये 5 भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसी तरह यहां पे अगर मैं कहता हूं ये है मेरे पास ऑक्सीजन, तो मैं H2O की बात करता हूं, 2 बॉन्ड कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। मैं कह देता हूं इसके साथ ना H2 और S। सल्फर ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, लेकिन सल्फर एक और काम भी करता है। सल्फर यूं भी कर सकता है, लाइक SF6 की ये भी बना सकता है। ये इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, यहां पे इसने 5 बॉन्ड बना लिए, यहां पे इसने 6 बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अपने, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल मिला के 10 हो जाएंगे। ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये तो 8 से ज्यादा है। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 6 इसके आ जाएंगे, तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, तो ये तो 8 से ज्यादा हो गए, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स के ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, और ये सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं ऑक्टेट रूल को। इट मीन्स के बाज एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं भी करते, बाज कंडीशन पे बाज करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना। इसके साथ साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर हम सारी की सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी, VBT थ्योरी, हाइब्रिडेशन थ्योरी और MOT थ्योरी, सारी थ्योरीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के साथ, इसी टॉपिक के साथ, इसी चैनल के ऊपर, और इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ मेरे साथ रहिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।